नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है। साइड हसल। हाँ, साइड हसल। मतलब अपनी वो जो 9 to 5 वाली नौकरी है उसके साथ साथ कमाई का एक और जरिया बनाना। बिल्कुल, एक्स्ट्रा इनकम। हमारे पास क्रिस गिलेबो की किताब है साइड हसल फ्रॉम आइडिया टू इनकम इन 27 डेज। खैर, किताब का एक सारांश है और हम उसी के बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहले तो यही सवाल आता मन में, क्या ये सच में हो सकता है? सिर्फ 27 दिनों में कमाई का एक नया जरिया? हाँ, ये सुनने में थोड़ा बहुत जल्दी नहीं लगता? 27 दिन। बिल्कुल, ये दावा सुनने में तो बड़ा आकर्षक है, पर थोड़ा यकीन करना मुश्किल। लेकिन इस किताब का सारांश तो यही कहता है। अच्छा। तो आज का अपना मकसद यही है कि समझें कि इस दावे के पीछे क्या है। क्या ये वाकई मुमकिन है? और अगर हाँ, तो भाई कैसे, क्या तरीका है, कितना प्रैक्टिकल है? सही। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इस 27 दिन के वादे की परतें। हाँ, ये 27 दिन वाला जो एंगल है ये वाकई ध्यान खींचता है। और उन लोगों के लिए तो बहुत ही लुभावना होगा जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं या शायद मौजूदा नौकरी से हटकर कुछ अपना करना चाहते हैं। हाँ, पर शुरू नहीं कर पाते। बिल्कुल, हिचकते हैं। तो सवाल यही है कि ये 27 दिन सिर्फ एक क्या कहते हैं, मार्केटिंग गिमिक है या इसके पीछे वाकई कोई ठोस करने लायक योजना है। देखते हैं ये सारांश क्या बताता है हमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये साइड हसल है क्या चीज, क्योंकि कई लोग इसे बस कोई भी पार्ट टाइम जॉब समझ लेते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। तो सारांश इसे कैसे बताता है, क्या फर्क है? देखिए, सारांश साफ कहता है कि ये सिर्फ कोई दूसरा काम पकड़ लेना नहीं है। फर्क इस बात पर है कि ये अपनी मुख्य नौकरी के साथ एक ऐसा छोटा बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करना है जिससे हमें अतिरिक्त पैसा कमाने का मौका मिले। अच्छा, बिजनेस या प्रोजेक्ट ना, आप कुछ बना रहे हैं जिससे आप कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ घंटे बेचकर पैसे कमाने जैसा नहीं है। मतलब कहीं और ओवरटाइम कर लिया या वीकेंड पर डिलीवरी कर ली, उससे अलग है ये। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं हुआ, ये हुआ अपना कुछ बनाना। एग्जैक्टली। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह से छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर बनने जैसा हो गया, भले ही शुरुआत में बहुत छोटे स्केल पर हो। बिल्कुल सही। आप किसी और के सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे, आप अपना सिस्टम छोटा सा ही सही बना रहे हैं। आप एक एसेट बना रहे हैं। ये माइंडसेट का शिफ्ट है एम्प्लॉय से क्रिएटर की तरफ। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल और शायद क्रिएटिविटी के बारे में भी हो सकता है। ये बात तो समझ आई, लेकिन फिर सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्या है? मतलब क्यों आजकल इतने लोग साइड हसल के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं? सारांश में क्या कारण बताए गए हैं? सारांश में 3 मुख्य वजहें बताई गई हैं। पहली तो जाहिर है आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हाँ, वो तो है ही। आजकल एक नौकरी के भरोसे रहना थोड़ा रिस्की लगता है शायद। दूसरा कारण इसी से जुड़ा है, नौकरी पर पूरी तरह निर्भर न रहना, एक तरह से अपना सेफ्टी नेट बनाना। और तीसरा है अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो जुटाना। किसी को घूमना पसंद हो सकता है, किसी को घर खरीदना है या कोई कर्ज उतारना चाहता है। ये कारण तो बिल्कुल वाजिब लगते हैं, खासकर आजकल का जो माहौल है, जॉब सिक्योरिटी उतनी पक्की नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ डर या जरूरत की वजह से है या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आर्थिक अनिश्चितता तो एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ मजबूरी नहीं है। बहुत से लोगों के लिए ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, नए स्किल्स सीखने का या सिर्फ कुछ ऐसा करने का जरिया है जिसमें उन्हें मजा आता है, पैशन है। अच्छा। और जो शायद उनकी मेन जॉब में मुमकिन ना हो। और एक और बात, आय के कई स्रोत होने का एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है। वो क्या? ये आपको एम्पावर्ड महसूस कराता है। लगता है कि आपका अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर ज्यादा कंट्रोल है। हाँ, ये बात तो है। सारांश का जो निष्कर्ष है ना, असली सुरक्षा नौकरी से नहीं बल्कि कई सोर्सेज ऑफ इनकम से आती है। ये इसी नई सोच को दिखाता है। ये उस पुरानी धारणा को चैलेंज करता है कि एक स्थायी नौकरी ही सबसे सेफ है। ये मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स वाली बात, ये वाकई सोचने लायक है। ये एक तरह से अपने करियर को डाइवर्सिफाई करने जैसा हुआ, जैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करते हैं। बिल्कुल, रिस्क कम पर ना। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार होगा, वो 27 दिन का रोड मैप। ये कैसे काम करते हैं? सुना है क्रिस गिलेबो इसे 5 हफ्तों में बांटते हैं। हाँ, 5 हफ्ते। तो पहला हफ्ता किस बारे में? पहला हफ्ता है आइडिया जनरेट करने और चुनने का।
आइडिया मंथन और फिर सिलेक्शन। और यहाँ परफेक्ट आइडिया खोजने पर जोर नहीं है, बल्कि शुरू करने पर है। अच्छा, तो क्या करना होता है इस हफ्ते? सारांश के मुताबिक आपको अपनी स्किल्स और मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए लगभग 10 से 15 आइडियाज की लिस्ट बनानी है। 10-15 आइडियाज, ठीक है। ये वो चीजें हो सकती हैं जिनमें आप अच्छे हैं या जिन्हें आप सीखना चाहते हैं, और हाँ, जिनके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। मार्केट डिमांड जरूरी है। फिर उस लिस्ट में से वो आइडिया चुनना है जो सबसे आसान और जल्दी पैसे कमाने वाला लगे। दिलचस्प, मतलब पैशन से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर जोर है शुरू में। हाँ बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर लोग अपने पैशन को फॉलो करो में उलझ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि क्या उस पैशन के लिए कोई पैसे देगा भी। सही बात। ये मॉडल कहता है, शुरू में उस आइडिया को चुनो जिससे जल्दी कैश फ्लो शुरू हो सके, भले ही वो आपका सबसे बड़ा जुनून ना हो। स्पीड और आसानी को प्राथमिकता दी गई है ताकि आप अटके नहीं, पहला कदम उठा लें। एक बार कुछ पैसे आने लगते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर शायद आप बाद में अपने पैशन वाले आइडिया पर भी काम कर सकते हैं। ये नजरिया तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। परफेक्ट के इंतजार से तो अच्छा है कि ठीक ठाक से शुरू कर दो। बिल्कुल, मोमेंटम बनाना जरूरी है। तो मान लीजिए हमने एक आइडिया चुन लिया, अब दूसरे हफ्ते में क्या? दूसरा हफ्ता है प्लानिंग का, योजना बनाने का। अब जो आइडिया चुना है उसे थोड़ा और शेप देना है। मतलब? सारांश कहता है कि एक छोटा सा बिजनेस मॉडल तैयार करें। इसमें कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने हैं। आपका कस्टमर कौन होगा, उनकी ऐसी कौन सी जरूरत या प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी मदद कैसे करेगा। अच्छा, मतलब थोड़ी क्लैरिटी लाना कि करना क्या है और किसके लिए। हाँ, हवा में तीर नहीं चलाना है। ये किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। सही। बिना इस क्लैरिटी के आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, किसे टारगेट करेंगे, क्या मैसेज देंगे। बिल्कुल। ये स्टेप आपको फोकस देता है और बाद में फालतू की मेहनत से बचाता है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस प्लान हो, बस कुछ मेन पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ये आपके साइड हसल का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो आइडिया फाइनल, मोटा मोटा प्लान भी बन गया। अब तीसरा हफ्ता ब्रांड और प्लेटफॉर्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने साइड हसल को एक पहचान देना और उसे ग्राहकों तक पहुंचाने का एक मंच, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। पहचान मतलब नाम वगैरह? हाँ, सारांश के मुताबिक अपने हसल को एक नाम दें, कुछ ऐसा जो याद रखने में आसान हो, आपके काम से मेल खाता हो। फिर एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार करें। प्लेटफॉर्म मतलब वेबसाइट? जरूरी नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, एक इंस्टाग्राम पेज, या एक बहुत ही सिंपल सी एक पेज की वेबसाइट। शुरुआत में बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है, जो आसान लगे। और पेमेंट का भी जिक्र था शायद? हाँ, वो बहुत जरूरी है। साथ ही ये पक्का करना है कि पेमेंट मेथड तैयार हो, मतलब ग्राहक आपको आसानी से पैसे कैसे दे पाएंगे। यूपीआई लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, या कैश। हाँ, ये तो जरूरी है। ये प्रोसेस जितना स्मूथ होगा, बिक्री उतनी आसान होगी। सोचिए, किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद आया लेकिन पेमेंट में झंझट हुई, तो शायद वो खरीदे ही नहीं। सही बात। आजकल के डिजिटल जमाने में एक बेसिक ऑनलाइन प्रेजेंस और आसान पेमेंट ऑप्शन तो मस्ट है। और अच्छी बात यह है कि ये अब महंगा या मुश्किल नहीं रहा। हाँ, वो तो है, कई सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। तो नाम रखा, दुकान सजाई, डिजिटली सही, पेमेंट का इंतजाम किया। अब आता है चौथा हफ्ता, लॉन्च। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है कई लोगों को। हाँ, यहीं पर आकर अक्सर लोग अटक जाते हैं, डर लगता है। लेकिन ये मॉडल कहता है डरना नहीं है। चौथे हफ्ते का मंत्र है, छोटे पैमाने पर शुरुआत करें, परफेक्ट लॉन्च का इंतजार मत करो, बस कर दो। हाँ, सारांश जोर देता है कि अब एक्शन का टाइम है, मैदान में उतरने का। पहला ग्राहक खोजें और उनसे फीडबैक लें। पहला ग्राहक, ये कैसे मिलेगा और फीडबैक क्यों इतना जरूरी है? पहला ग्राहक हो सकता है आपके दोस्त हों, परिवार वाले हों, जान पहचान के लोग हों। अच्छा। या आप सोशल मीडिया पर छोटा सा प्रमोशन कर सकते हैं। हाँ। मुद्दा ये है कि आप अपने आइडिया को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करें। और फीडबैक इसलिए जरूरी है क्योंकि वही आपको बताएगा कि आप सही जा रहे हैं या कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, कीमत ठीक है, क्या सुधार की जरूरत है। हाँ, वरना हम अपनी दुनिया में सोचते रहेंगे। बिल्कुल, ये शुरुआती फीडबैक सोने से भी ज्यादा कीमती है। ये आपको एनालिसिस पैरालिसिस से बचाता है, मतलब सिर्फ सोचते रहने की बीमारी। एक्शन लेना, चाहे छोटा ही सही, सबसे जरूरी है।
ये एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात ये बहुत लोगों के साथ होती है। सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, पर शुरू नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो ये चौथा हफ्ता उस जड़ता को तोड़ने के लिए है। अच्छा, अब इस 27 दिन के फ्रेमवर्क का आखिरी पड़ाव, 5वां हफ्ता, ये किस बारे में? 5वां हफ्ता है समीक्षा और विकास का, रिव्यू एंड ग्रोथ। लॉन्च करने के बाद रुकना नहीं है। अच्छा। अब देखना है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। सारांश कहता है, समझें कि जो काम कर रहा है उसे और बेहतर कैसे करें। मतलब जो चल गया उसे और अच्छा बनाओ। हाँ, क्या चीज ग्राहकों को पसंद आ रही है उस पर और फोकस करें। साथ ही रिपीट कस्टमर्स पर ध्यान दें। रिपीट कस्टमर्स क्यों? क्योंकि नए ग्राहक ढूंढना अक्सर ज्यादा महंगा और मुश्किल होता है पुराने ग्राहकों को बनाए रखने से। सही बात। अगर कोई बार बार आ रहा है मतलब आप कुछ सही कर रहे हैं। सही बात। और विकास, ग्रोथ का क्या मतलब है यहाँ? क्या एकदम से बिजनेस बड़ा करना है? नहीं नहीं, यहाँ धीरे धीरे बढ़ाने की बात है। सस्टेनेबल ग्रोथ ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। आपने लॉन्च किया, फीडबैक लिया, सुधार किया, अब थोड़ा और आगे बढ़ें। जैसे? हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ और जोड़ें, या थोड़ी ज्यादा मार्केटिंग करें, या अपने काम करने के तरीके को और एफिशिएंट बनाएं। लक्ष्य 27 दिनों में एम्पायर खड़ा करना नहीं है। लक्ष्य है एक काम करता हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ इनकम सोर्स बनाना। ये एक लर्निंग लूप है। करो, सीखो, सुधारो, फिर करो। तो अगर हम इस पूरे 5 हफ्ते के सफर को देखें तो कुछ खास बातें, कुछ प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं। क्या है वो? हाँ, सारांश कुछ की लर्निंग्स देता है। पहली और शायद सबसे जरूरी, परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, छोटा शुरू करो। हाँ, ये तो बार बार आ रहा है। दूसरी, सिर्फ सोचने से बेहतर है एक्शन लेना। ये दोनों बातें परफेक्शनिज्म और टालम टोल से लड़ने में मदद करती है। तीसरी, रोजाना थोड़ा समय दो, कंसिस्टेंसी। इसे मैराथन समझो, स्प्रिंट नहीं। रोज आधा घंटा या 1 घंटा देना भी काफी हो सकता है। ये नहीं कि वीकेंड पर 8 घंटे लगाकर थक गए। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, निरंतरता जरूरी है। और एक बात जो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगी वो थी कैश फ्लो पर जोर। अक्सर लोग पैशन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और पैसे का बाद में सोचते हैं। बिल्कुल, और वो चौथी और बहुत जरूरी सीख है, गोल सिर्फ पैशन नहीं बल्कि कैश फ्लो होना चाहिए। पैसा कमाना लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पैशन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो पैसा कमाना एक क्लियर गोल होना चाहिए। ये आपके साइड हसल को सिर्फ एक हॉबी होने से बचाता है। ये माइंडसेट इसे टिकाऊ बनाता है, सस्टेनेबल। अगर पैसा नहीं आएगा तो मोटिवेशन कब तक रहेगा? शायद ज्यादा दिन ना चला पाए। ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं। एक्शन पर जोर, छोटे कदम, लगातार मेहनत और पैसे कमाने का लक्ष्य। हाँ, ये सोच उस पारंपरिक सोच से तो काफी अलग है कि भाई एक नौकरी पकड़ो, उसी में लगे रहो, सुरक्षित रहो। हाँ, ये निश्चित रूप से एक अलग माइंडसेट है। ये आपको अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का ड्राइवर बनाने पर जोर देती है, न कि सिर्फ एक पैसेंजर। और ये हमें फिर से क्रिस गिलेबो के उस मूल विचार पर ले आती है जिसका जिक्र सारांश में बार बार है। असली सुरक्षा नौकरी से नहीं बल्कि कई सोर्सेज ऑफ इनकम से आती है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। हाँ, और ये विचार आज के दौर में मुझे लगता है ज्यादा ही प्रासंगिक होता जा रहा है। अगर हम थोड़ा और बड़ा पिक्चर देखें तो ये साइड हसल का जो कल्चर बढ़ रहा है, ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में है या इसके कुछ और मायने भी हैं? मेरे ख्याल से इसके मायने सिर्फ पैसे से ज्यादा गहरे हैं। ये जो पूरी गिग इकोनॉमी है, रिमोट वर्क है, पर्सनल ऑटोनॉमी की जो बढ़ती इच्छा है, हाँ, ये उसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। लोगों को अब सिर्फ एक करियर पाथ पर बंधे रहना शायद उतना पसंद नहीं। साइड हसल उन्हें नए स्किल्स ट्राई करने, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने या अपने पैशन को फॉलो करने का मौका देता है, जो शायद मेन जॉब में ना मिल रहा हो। बिल्कुल, जो शायद उनकी 9 to 5 जॉब में संभव न हो। ये एक तरह से अपने करियर का पोर्टफोलियो बनाने जैसा है, सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंडेंट रहने के बजाय। ये पर्सनल ग्रोथ का भी एक जरिया बन सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 27 दिन का फ्रेमवर्क जैसा इस सारांश में बताया गया है, एक स्ट्रक्चर तो देता है। हाँ, एक ढांचा देता है। हो सकता है हर किसी के लिए ठीक 27 दिन में नतीजा ना आए, बिल्कुल, पर ये लोगों को सोचने से एक्शन लेने की तरफ धकेलने का एक तरीका जरूर है। वो जो पहली हिचक होती है ना, उसे पार करने में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। ये जो कॉम्प्लेक्स सा लगने वाला प्रोसेस है ना, उसे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देता है। कैसे करें पर फोकस करता है, जो बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल है। लेकिन यहाँ एक बात पर सोचना जरूरी है, जो इस सारांश में शायद उतनी गहराई से नहीं आई है। वो क्या है? वो ये कि
ये जो साइड हसल कल्चर है, इसको इतना नॉर्मलाइज करने का हमारे वर्क लाइफ बैलेंस पर, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है? अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर किसी से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी नौकरी के अलावा भी लगातार कुछ ना कुछ हासिल करता रहे? क्या ये हमेशा एम्पावरमेंट लाता है या कभी-कभी ये एक्स्ट्रा प्रेशर और बर्नआउट का कारण भी बन सकता है? ये स्रोत हमें कैसे शुरू करें ये तो बताता है, पर इसके क्यों और इसके जो बड़े सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव है उन पर भी विचार करना जरूरी है। क्या हमेशा प्रोडक्टिव बने रहना ही नया नॉर्मल है और क्या ये वाकई हेल्दी है? ये वाकई एक बहुत ज़रूरी सवाल है और यकीनन इस पर सोचने की ज़रूरत है। कहीं हम अनजाने में काम को ही अपनी ज़िंदगी का पूरा केंद्र तो नहीं बना रहे। इस दिलचस्प और ज़रूरी चर्चा के लिए धन्यवाद। इसने निश्चित रूप से हमें सोचने के लिए कुछ नया दिया है।